नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज है आपका उत्तराखंड एलटी का टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 12। तो 12वां भाग है आज, और इससे पहले 11 पार्ट्स आ चुके हैं। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके रखें, ताकि जो इस चैनल पर प्रोवाइडेड अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएँ समय समय पर। इसके अलावा जो लोग अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वो 11 पार्ट्स आ चुके हैं। इसके अलावा एक मैराथन क्लास है, वो भी आप देख सकते हैं। और देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि चूँकि एग्ज़ाम डेट की बात करें, तो वैसे तो अभी तक फिक्स डेट यानी कि कोई पर्टिकुलर डे नहीं बताया गया, यानी कि किस डेट पर है एग्ज़ाम। लेकिन ये बता दिया गया है कि अगस्त फर्स्ट वीक और जुलाई में भी हो सकता है। तो डेट कभी भी आयोग दे सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। UKSSC कभी भी अचानक से डेट दे देता है एग्ज़ाम की। तो मान के चलिए जुलाई और अगस्त के बीच में, जुलाई 15 तारीख के बाद में माने, और अगस्त फर्स्ट वीक तक मान के चलें कि कोई भी डेट आपकी फ़िक्स हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रिपरेशन है, मैं पहले से कहता आया हूँ, उसको बना के रखिए। सितंबर अक्टूबर का बिल्कुल भी मत सोचिए अभी के लिए। तो अगस्त फर्स्ट वीक कंफर्म मान के चलिए मेरे हिसाब से अभी के लिए। तो जो लोग पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये जो वीडियो क्लास हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो रेगुलर कर दिए जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम डेट कभी भी निकल के आ सकती है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, रेगुलर की जाए या गैप करके लिया जाए वीडियो क्लासेस। तो जैसा आप कहेंगे वैसा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक और चीज़, पीडीएफ वगैरह जो शेयर की जाती है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम ग्रुप का नेम है सेम एज चैनल नेम, यानी कि GOV एग्ज़ाम इन्फो। तो बस यही आप टाइप करके देख सकते हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर लिंक जो दिया गया वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, और आगे जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उन सभी के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। और अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे गैस भी कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट आपको एक फील मिले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। तो क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो आंसर करना बहुत ही ईजी होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इंटेलिजेंस थ्योरी इनकॉर्पोरेट्स द यहाँ पर मेंटल होगा, मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इंटेलिजेंस दैट इज मेटा कॉम्पोनेंट्स एंड द वेरिड फॉर्म दैट इंटेलिजेंस कैन टेक, दैट इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ये जो है वो किसके फैक्टर में या फिर किसके इस थ्योरी में बताया गया है। तो जैसे इस एक्सपेरिमेंट ने दिया था, G फैक्टर था इनका, S फैक्टर था, यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी इन्होंने दी थी। तो क्या ये राइट आंसर होगा? सेकंड ऑप्शन है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, ट्रायकिक थ्योरी। थर्ड ऑप्शन है बुद्धि का सावर्ट सिद्धांत, या फिर थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है। तो अगर आपने बी ऑप्शन, अच्छा देखिए यहाँ पर ये दो वर्ड देखिए, इससे आपको आइडिया लग रहा होगा अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो। एक मेटा कॉम्पोनेंट्स है और दूसरा आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इन दो वर्ड से आपको आइडिया लग रहा होगा, ये है आपका ट्रायकिक थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, ये क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। इससे पहले आप सभी के लिए क्वेश्चन, यूनिफैक्टर किसने दिया था, यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दिया था, ये आपको बताना है, और कब दिया था ये भी आपको बताना है। दूसरा, जो एक्सपेरिमेंट का G फैक्टर है वो 2 फैक्टर में आता है, और इनमें दो मेन कंपोनेंट्स है, G फैक्टर और S फैक्टर। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो जिनको मालूम है कमेंट करके बताइए, और जिनको नहीं मालूम है रिसर्च कीजिए इस पर, और उसके बाद इसको पढ़िए, ताकि हो सकता है इससे क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनने के चांसेस है। तो अब बात कर लेते हैं जो हमारा आंसर है बी। अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। देखिए इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था, स्टर्नबर्ग ने ये बताया था कि ये जरूरी नहीं होता है कि जिसका IQ अच्छा हो वो अपने जीवन में निश्चित ही सफल होगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो जिसका IQ अच्छा नहीं है वो असफल हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने 3 टाइप्स बताए थे। पहला था इनका कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी। इसके इसके भी 3 प्रकार थे, जिसमें मेटा कॉम्पोनेंट जो क्वेश्चन में दिया गया है वो इसमें शामिल किया गया था। दूसरा आपका परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट था। इसके अलावा नॉलेज एक्विजिशन, ये था इनका कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी में। इसके बाद इनका था एक एक्सपेरिमेंशियल एक्सपेरिमेंट, जिसमें था आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो ये चीज़ इसमें शामिल की गई थी। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा, स्टर्नबर्ग का जो बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बी अगर आपने गेस किया है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड व्हाट। तो सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या, ये पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है डिस्करेजेस रिबेलियन, डेवलपमेंट पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल, फिट्स चिल्ड्रन इनटू लेवल्स, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट।
तो इन चारों में से सबसे करेक्ट आंसर आपको कौन सा लग रहा है आपको बताना है। जो सामाजिकरण होता है इसमें एक तो आपका कल्चरल ट्रांसमिशन है, और इसके अलावा क्या होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, डिस्करेजेस रिबेलियन, क्या ये होगा सोशलाइजेशन में। दूसरा है आपका व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, फिट्स चिल्ड्रन इनटू लेवल्स। और फोर्थ है आपका संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो देखिए इसमें सबसे करेक्ट आंसर आपको लग रहा होगा सेकंड, यानी कि सामाजिकरण में जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है उसका डेवलपमेंट ये आता है। तो बिल्कुल सही है सेकंड, अगर आपने गेस किया है तो क्या होगा इसका राइट आंसर, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सही है, सेकंड आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो निम्न कथन में से कौन सा विकास बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो अच्छे से पढ़िए इसको और समझिए। क्वेश्चन में पूछा गया है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से मतलब है जो माहौल मिलता है या जो भी अभी प्रेजेंट में सिस्टम है, एजुकेशन से हो या डेवलप बच्चे के परिवेश की बात की जाए, तो जो भी अभी चीज़ें अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है चाइल्ड के डेवलपमेंट को। तो ऑप्शन है पहला कि सम स्टूडेंट क्विकली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन वाइल अदर इन द सेम क्लास डू नॉट, ये रिलेटिव नहीं लगता है इस क्वेश्चन से। दूसरा आपका पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लाभांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, इसको भी देखते हैं। इसके बाद तीसरा है एक समान जुड़े हुए बच्चे जिनका लालन पालन विभिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। फोर्थ है यहाँ पर शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो ये तो ज़रूरी नहीं है जो फिज़िकली फिट हो या जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो वो नैतिक रूप से भी अच्छे हों, हो सकता है नहीं हो, ठीक है। तो फिज़िकली इसका कोई लेना देना नहीं है। फिज़िकली जो फिट बच्चे होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो नैतिक रूप से भी काफ़ी अच्छे हों। तो दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया है कि डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करेगा, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव स्टेटमेंट कौन सा है एनवायरनमेंट की भूमिका को लेकर। तो देखिए इसमें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अगर आपने गैस किया तो बिल्कुल सही है। देयर हैज़ बिन अ स्टडी इंक्रीज इन स्टूडेंट एवरेज परफॉर्मेंस ऑन IQ टेस्ट इन लास्ट फ्यू डेकेड्स। जाहिर सी बात है जो पहले यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल थी वो कम थी, या रिसोर्सेज तो जो थे वो कम थे, और जैसे जैसे कुछ दशकों में चीज़ें अच्छी बेहतर हुई है उसके अकॉर्डिंग जो IQ टेस्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है, और यही जो है बच्चे के विकास में एनवायरनमेंट की भूमिका का समर्थन करने वाला सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है इन चारों में से। तो ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए होंगे आई होप क्वेश्चन को। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स इंडिकेट दैट द चाइल्ड इज इमोशनली एंड सोशली फिट इन द क्लास एक्सेप्ट। तो इस इनमें से किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में इमोशनली और सोशली फिट है या फिर समायोजित है। चार ऑप्शन आप पढ़िए इसको अच्छे से और उसके बाद आंसर गेस कर सकते हैं। पहला है डेवलप गुड रिलेशनशिप विथ पीयर्स, यानी कि जो उनके हम उम्र साथी उनके साथ मधुर संबंधों का विकास। दूसरा है कॉन्सेंट्रेट ऑन एंड प्रसिस्ट विथ चैलेंजिंग टास्क, मैनेज बोथ एंगर एंड जॉय, थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ है कॉन्सेंट्रेट प्रसिस्टेंटली ऑन कॉम्पिटिशन विथ पीयर्स। तो इमोशनली और सोशली फिट है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट पूछा है ना, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो इमोशनली और सोशली फिट होगा उसके अपने साथियों के साथ मधुर संबंध होंगे और उसका डेवलप वो कर सकता है। दूसरा है आपका चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, उन्हें दृष्टिपूर्वक करना, ये भी इसमें बिल्कुल फिट बैठता है, तो ये भी एक्सेप्ट पूछा गया तो ये भी नहीं होगा। क्रोध और हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, मैनेज कर लेना, तो मैनेज कर लेता है, यानी कि वो इमोशनली और सोशली बिल्कुल फिट है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्ट पूछा गया है। तो राइट आंसर फोर्थ है। तो गैस किया था अगर आपने फोर्थ तो बिल्कुल सही गैस किया था, क्वेश्चन को आप समझ गए थे। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मास्टरी इनकरेज्ड बाय ओरिएंटेशन कैन बी डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसको पढ़िए। पहला ऑप्शन है फोकसिंग ऑन स्टूडेंट इंडिविजुअल एफर्ट्स, कंपेयरिंग स्टूडेंट सक्सेस विथ ईच अदर, असाइनिंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल एट होम असाइनमेंट, टेकिंग अनएक्सपेक्टेड टेस्ट। तो क्या होगा, कौन सा इसमें राइट आंसर है ये आपको बताना है।
तो अगर आपने ए गैस किया है या फिर फर्स्ट ऑप्शन गैस किया है तो बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से जो मास्टरी इनकरेज्ड है बच्चों में, यानी कि अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये होगा आपका फोकसिंग ऑन स्टूडेंट इंडिविजुअल एफर्ट्स। तुलना करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक, दो स्टूडेंट की तुलना करके कोई फ़ायदा नहीं है। होमवर्क ज़्यादा देकर भी जरूरी नहीं है कि मास्टरी इनकरेज्ड हो जाए इससे, ठीक है, निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सके। और अनपेक्षित परीक्षा लेकर भी, ये तो अनएक्सपेक्टेड टेस्ट, ये भी कोई पर्टिकुलर इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान अगर देंगे तो ही निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ए जिन्होंने गैस किया था बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्न में से किसका मिलान उचित है। तो यहाँ पर दिया गया है फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से है, कॉग्निटिव मैच्योरेशन यानी कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो परिपक्व, ये है आपका, ये एक है, ठीक है, ये एक वर्ड है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये मैच्योरेशन से डिपेंड है, इसका मैच करता है। या फिर सोशल डेवलपमेंट ये एनवायरनमेंट पर है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। या फिर इमोशनल डेवलपमेंट ये परिपक्वता। तो इनमें से कौन सा होगा सबसे करेक्ट मिलान उचित है, पूछा गया है, ठीक है। तो क्या शारीरिक विकास सिर्फ एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कुछ हद तक कर सकता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो सबसे उचित बात की गई है, तो ये नहीं होगा। दूसरा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, ये भी नहीं है। तीसरा इसका राइट आंसर होगा, अगर आपने तीसरा गेस किया तो बिल्कुल सही है। जो सामाजिक विकास है, जो सोशल डेवलपमेंट है, वो एनवायरनमेंट कैसा है आपका उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, ठीक है। और फोर्थ भी नहीं होगा यहाँ पर। तो सी ऑप्शन या फिर थर्ड ऑप्शन अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंशन ऑफ अ रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट फॉलोइंग, प्रतिक्रिया का विलोप होना, इसको ध्यान से देखिए, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है, पूछा गया है। पहला है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट या फिर वर्बल। तो पूछा गया है कि जो आपका रिस्पॉन्स है वो किसके बाद विलोप होना उसका मुश्किल होता है, कम होना मुश्किल होता है। तो प्रतिक्रिया का विलोप होना, क्या मौखिक भर्त्सना से विलोप होना कम हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। दंड से भी नहीं होगा। आंशिक पुनर्बलन इसका राइट आंसर है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अगर आपने गैस किया था पार्शियल रीइंफोर्समेंट तो बिल्कुल सही है। देखिए पार्शियल रीइंफोर्समेंट मतलब कंटिन्यूसली उस किसी चीज़ को लेकर दबाव डालना, या दबाव नहीं इसको कहेंगे, किसी चीज़ को लेकर, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर अगर उसका रिस्पॉन्स आप कम नहीं करना चाहते हैं और उसके बाद अगर उसका रिस्पॉन्स कम होना कठिन हो जाएगा तो वो होगा आपका पार्शियल रीइंफोर्समेंट। यानी कि कंटिन्यूस ना करके किसी चीज़ को मेंशन अगर आप कर रहे हैं तो कभी करें कभी ना करें, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, तो ये अधिक समय तक रहेगा, जो रिस्पॉन्स है वो बना रहेगा, तो इसका विलोप कठिन हो जाएगा। तो कंटिन्यूस अगर आप कर देंगे तो इसके पूरे चांसेस हैं कि मना कर दिया जाए। तो ऑप्शन सेकंड इसका, यानी कि जो रिस्पॉन्स है वो ख़त्म हो जाए, तो सेकंड इसका नहीं होगा। फर्स्ट इसका राइट आंसर है आंशिक पुनर्वलन। तो ए गैस किया था आपने तो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, यानी कि हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, किसका पूछा गया है। तो ऑप्शंस है अचीवमेंट गोल्स, करिकुलर डिक्लेरेशन, रीडिंग स्किल या फिर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। तो ये होगा आपका कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। संज्ञानात्मक उद्देश्यों का एक हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन है ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसमें क्या चीज़ है, देखिए इन्होंने बताया था व्यवहार के 3 पक्ष हैं, जिसे 3H लॉ भी कहते हैं, जिसमें आपका पहला है आपका संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है आपका भावनात्मक, और उसके बाद क्रियात्मक पक्ष, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो इसको भी याद रखिएगा, ये 3 होते हैं, 3H लॉ भी से कहते हैं। तो व्यवहार के 3 पक्ष इन्होंने बताए थे, और डी अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज एंग्जाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो कि परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती हैं। तो इनमें से सबसे सही आंसर कौन सा है आपको बताना है कि जो परीक्षा के कारणों को या चिंता को दूर कर सके, ऐसी कौन सी तकनीक या फिर टेक्निक है। तो एंग्जाइटी को दूर करने के कौन सा इसमें सही आंसर होगा, तो देखिए एक बार ऑप्शन पढ़िए। पहला है फेमिलराइजिंग विथ द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्वेश्चन पेपर है उससे आप परिचित हो जाएं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, ये चीज़ आपको मालूम हो या किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा है आपका परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। तीसरा है समर्थन प्राप्त करना या फिर विशिष्टताओं पर बल देना। तो किसके अतिरिक्त, क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा होगा, ये पूछा गया है कि किसके अतिरिक्त। तो देखिए अगर आप परीक्षा पैटर्न से परिचित होंगे तो जाहिर सी बात है आपको आइडिया होगा पेपर कैसा आता है, पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन कैसे रहते हैं, लेवल क्या होता है क्वेश्चन का। तो इससे एंग्जाइटी कम होगी, तो इसके एक्सेप्ट ये नहीं होगा इसका आंसर। ठीक, इसके बाद है समर्थन प्राप्त करना, तो ये भी आपके एंग्जाइटी को कम कर सकता है, सीकिंग सपोर्ट। और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको बल देना, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है या एजुकेशन हो या जो भी हो, पढ़ाई में एग्ज़ाम की बात की जा रही है, तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उस पर बल देकर भी आप एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। लेकिन इजी क्वेश्चन था वैसे। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, थिंकिंग टू मच अबाउट रिजल्ट, ये आपकी एंग्जाइटी को इसके अतिरिक्त सभी चीज़ें दूर कर सकती हैं। लेकिन अगर आप बार बार एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो ये दूर नहीं करेगा। तो इसी के अतिरिक्त परिणाम के बारे में बहुत सोचना, बहुत अधिक सोचना, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के परिणाम, परीक्षा से होने वाले एंग्जाइटी को दूर कर सकती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ स्टूडेंट्स रिपीटेडली मेक एरर ड्यूरिंग अ लेसन अ टीचर शुड, अगर कोई स्टूडेंट पाठ के दौरान या लेक्चर के दौरान या क्लास के दौरान कुछ गलतियां करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन है, इसको पढ़िए, उसके बाद आप आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है कि जो इंस्ट्रक्शन है, टास्क है, टाइम टेबल है, सेटिंग अरेंजमेंट है, उसको चेंज किया जाए। दूसरा है आपका जो लेक्चर है उसको या लेसन है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए और क्लास से बाहर चले जाएँ और कुछ देर बाद उसको लिया जाए। तीसरा है आपका आइडेंटिफाई द एरिंग स्टूडेंट एंड टॉक टू प्रिंसिपल अबाउट देम, यानी कि जो एरिंग स्टूडेंट है या जो गलतियां करता है बार बार पढ़ाई को लेकर, तो इसमें पूरे ग्रुप की बात की गई है। तो इसमें जो एरिंग स्टूडेंट है उसकी शिकायत की जाए, तो ये तो वैसे भी सही नहीं होगा। फोर्थ है यहाँ पर मेक एरिंग स्टूडेंट स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम, तो जो छात्र गलतियाँ कर रहे हैं उनको कक्षा के बाहर खड़ी कर देना चाहिए। तो अगर कोई शिक्षार्थी पाठ के दौरान गलतियाँ करते हैं तो क्या करें। तो इसमें सबसे परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आई थिंक आप सभी ने गैस कर लिया होगा। अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, अपना पढ़ाने का तरीका बदल सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और इजी बना सकते हैं, टाइम टेबल को चेंज कर सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे परफेक्ट आंसर यही है इन चारों में से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट ऑब्जर्व फैशन शो एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स, दिस काइंड ऑफ इमिटेशन मे बी कॉल्ड। जब शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है। प्राइमरी सिमुलेशन, सेकेंडरी सिमुलेशन, सोशल लर्निंग या फिर जनरलाइजेशन। तो इजी क्वेश्चन है, किसी को देखकर अगर उस चीज़ का अनुकरण किया जाता है तो ये होगा आपका सोशल लर्निंग। भले ही वो टीवी शो देख रहा है या फैशन शो देख रहा है, लेकिन किसी को देखकर अगर कोई चीज़ लर्न किया जाता है तो ये होगा आपका सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम। ठीक, तो सी आपने गैस कर ही लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंक्लूजन चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर depicted in movies may be derived on the basis of the work done by which of the following psychologist। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है या फिर है। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेबी वॉटसन, एल्बर्ट बंड्यूरा या फिर जीन पियाजे। तो एल्बर्ट बंड्यूरा सभी ने अगर पढ़ा होगा इस बारे में तो बिल्कुल सही है, एल्बर्ट बंड्यूरा। सी इसका करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इसका
सही आंसर है। इन्होंने दो चीज़ दिए थे, एक तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग था, एक सोशल लर्निंग था, जिसका क्वेश्चन हमने अभी पहले किया है सोशल लर्निंग का, यानी कि समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसको देख कर सीख लेना। सेम क्वेश्चन ये भी है। तो अल्बर्ट वेंडूरा ने उससे रिलेटेड है कि अगर कोई चीज़ अगर फिल्मों में दिखाई जाती है जो हिंसात्मक हो या ऐसी कोई चीज़ दिखाई जाती है तो बच्चे उस चीज़ को सीख लेते हैं, उस बिहेवियर को सीख लेते हैं। यही आपका तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है, अल्बर्ट बंड्यूरा, इन्होंने ये दिया था। इनके जो मनोवैज्ञानिक थ्योरीज़ हैं या कह लीजिए कार्य हैं, उनके अकॉर्डिंग ये बात सही है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर सभी ने गैस कर लिया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोई डाउट है तो नीचे मेंशन कर दें, और देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप लोग, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।